उसने जल्दी से अचानक इधर-उधर देखा ताकि उसे कोई देख तो नहीं रहा। बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी क्योंकि इस वक्त रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। पूरे घर में बिल्कुल अंधेरा था। घर के अंदर चारों तरफ सन्नाटा था। उसका दिल बहुत मचल रहा था। उसके शरीर में कई दिनों से कुछ अजीब से बदलाव आ रहे थे। वह सबकी नज़रों से बचते हुए रसोई की तरफ कदम बढ़ा चुकी थी। हाथ में कच्ची आमी का टुकड़ा था जो अपने हाथों में लिए नमक लगाकर खा रही थी और अपने आंखें मूंद लेती थी। चेहरे पर अजीब सा सुकून फैल जाता, जैसे कोई छोटी सी जिद पूरी हो गई हो। कुछ पल के बाद इतने में एक हल्की सी चरमराहट उसे सुनाई दी थी। उसने जल्दी चौंक कर इधर उधर देखा। दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। जो काम वो कर रही थी उसे पूरे दुनिया से छुपाना चाहती थी, लेकिन उसे महसूस हो चुका था कि दुश्मन करीब आ रहे हैं। कुछ पल बाद उसे किसी के कदमों की हल्की सी आहट सुनाई दी। उसने अपने कच्ची आमी को छुपा लिया। पलटने लगी थी कि सांस उसके गले में ही अटकने लगी थी। दरवाजे के सामने ललित शर्मा खड़ा था। ऊंचा लंबा कद था, चौड़ी छाती, वह किसी हीरो से कम नहीं लगता था। चेहरे के नैन नक्श बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे, पर उसके चेहरे पर हमेशा गुस्सा सजा रहता था। आंखें हमेशा लाल रहती थी, जिससे वह हमेशा डरा करती थी। उसको देखते हुए गुस्से में बोला था, तुम यहाँ क्या कर रही हो इतने टाइम? तुम कभी नहीं सुधरोगी। उसकी आवाज़ धीमी थी मगर वजन लिए हुए थी। वह घबराकर बोली, नैनी, ये मेरी नहीं, ये तो भूरी की बच्ची है। उसने कहा था रसोई में रख दो, मगर वह अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही ललित उसकी बात काटता बोला, झूठ मत बोलो, ये खट्टी चीज़ें तुम ही खाती फिरती हो। मुझे अच्छी तरह मालूम है जो चीज़ उसे नुकसान देती है उसे वह 100 फीट दूर रहना पसंद करती है। ललित का चेहरा गुस्से से भर गया था और गुस्से में ही उसने बोला था, तुमसे ज़्यादा तुम्हें मैं जानता हूँ। कुछ हफ्ते पहले इसी कच्ची आमी ने तुम्हारी हालत ख़राब कर दी थी। तुम्हें अस्पताल में लेकर गया था और 1 महीने तुम्हें एडमिट रखा गया था। तुम्हारे अंदर खून की कमी हो गई थी, तुम्हें खून चढ़वाना पड़ा था। भूल गई ये सब बातें? बहुत जल्दी कच्ची आमी खाकर तुम्हारे पीरियड्स भी आ गए थे। वक्त से पहले जवान हो गई हो। भूरी से तुम 2 साल छोटी हो, लेकिन तुम्हारे पीरियड्स कब से चालू हो गए हैं। लेकिन तुम्हें उस चीज़ की परवाह क्यों होगी? सब कुछ तो मुझे ही संभालना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें उस बात की कोई परवाह है? तुम्हारा जिद तुम्हें हमेशा से ले डूबेगा। तुम पागल हो गई हो, किसी के तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं होता। मेरा ख्याल क्या करोगी? तुम्हें तो अपना ख्याल नहीं। कैसी औरत हो तुम? वह नज़रें झुकाए उंगलियों से अपने दुपट्टे के कोने को मसलने लगी थी। बस थोड़ी सी तो खाई थी। आपको पता है ये कच्ची आमी बहुत फ़ायदे करते हैं। जिस्म की गर्मी कम कर देती है और मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। मैंने कई बार पढ़ा है। हाँ, पर उसकी लिमिट हमेशा कम होती है। वहाँ पर ये काम करता है, पर तुम इसे खाने की तरह खाती हो। वह जल्दी ही कच्ची आमी खाने के फ़ायदे उसे गिनवाने लगी थी। क्या पता इसे उसका काम बन जाए। लेकिन नहीं जानती थी सामने खड़ा आदमी कोई आदमी नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन आदमी था। उसका पति था। जबकि वह गुस्से से बोला, इन सब हरकतों से बाज आ जाओ। डॉक्टर ने तुम्हें इन सब चीज़ों के लिए मना कर रखा है। अब दोबारा फिर से ऐसे कच्ची आमियाँ खाती फिर रही हो। मेरा बस चले तो तुम्हें 2 थप्पड़ लगाऊं। उसने धीरे से हाथ भींच कर कहा और सर झुकाकर बोली, नैनी, थोड़ी सी तो खाई थी। वह उसे प्यार से नैनी बोला करती थी। और आप भी तो कभी कभी नमकीन चाय पीते हैं रात में। मैं भी वैसे ही हूँ। वह बात को घुमाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अच्छी तरह जानती थी अगर उस आदमी का दिमाग घूम गया तो इस घर में किसी की खैर नहीं। इसलिए अपनी बातों से उसको ठंडा कर रही थी। इस बात से बेखबर थी कि उसका दिमाग तो उसे किचन में देखकर ही घूम चुका था। ललित ने एक लंबी सांस ली और उसको देखते हुए बोला, ये तुम्हारी जिद एक दिन तुम्हें सच में ही बीमार कर देगी। मैं कल तुम्हारी मम्मी को बताऊंगा ताकि वे तुम्हारी अच्छी तरह दिमाग का इलाज करवाएं। तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। मेरे पास फालतू समय नहीं जो तुम्हारे लिए डॉक्टर के पास जाता रहूँगा। जबकि वो घबराई हुई बोली, नहीं प्लीज़ मम्मी को ये सब मत बताना। वह जल्दी एकदम आगे बढ़ी, आंखों में हल्की सी नमी लाकर, मगर चेहरे पर वही शरारत छाई हुई थी। उसको देखते हुए वह रोनी सी शक्ल बनाकर बोली, नैनी, मम्मी को मत बताना, वो फिर मेरी बुरी हालत कर देगी और दवाई पिलाएगी। पूरा हफ्ता वह अजीब अजीब से खाने खिलाएंगी। मैं वादा करती हूँ अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। जबकि वह गुस्से से बोला, तो क्या करूँ? तुम्हें हर रात यहाँ पकड़ता रहता हूँ, वह भी इस तरह के फालतू चीज़ चोरी करते। बोली, मैं तो बस यूं ही किचन में आई थी, अब नहीं खाऊंगी। ये लास्ट वादा करती हूँ, मुझ पर भरोसा करो। तुम बहुत झूठ बोलने लगी हो। हल्की सी मुस्कुराई।
जैसे चालाकी से बात को मोड़ने की कोशिश कर रही हो। ऐसा मत कहो, माँ के बाद अगर किसी को मेरी सेहत की परवाह है तो वो मैं ही हूँ। अच्छा, अभी हवेली में चोरी चोरी छुपकर कच्ची आमी खाती फिर रही हो, वो क्या था? बोलो। वह चोरी नहीं थी, हकीकत थी। वह गंभीर शब्दों में मुंह बनाकर बोली। ललित के चेहरे पर नरमी आती दिखाई दी। इतनी परवाह करती हो, नतीजा ये है। वह काफ़ी थका हुआ था, ऑफिस से आज लेट घर पहुंचा था, लेकिन अपनी नटखट सी पत्नी से बातें करना न जाने उसे बहुत अच्छा लगता था। नतीजा ये है कि वह कच्ची आमी ना बहुत मज़ेदार की होती है। मैं अगली बार इस पर नमक के साथ लगाकर खाऊंगी, शायद कम नुकसान करेगी। ललित बेकाबू हंसा था, मगर जल्दी चेहरा संभाल लिया था। तुम्हारी ये जुबान एक दिन मुसीबत में डाल देगी तुम्हें। वह गुस्से से बोला। अगली बार सीधा तुम्हारी माँ के पास छोड़कर आऊँगा। उसने मासूमियत से सर झुका लिया। अगर मम्मी ने डांटा तो मैं कहूँगी आपने भी मेरे साथ एक बाइट खाई थी। बकवास बंद करो, कमरे में जाओ प्लीज। ललित ने भवें चढ़ाकर कहा। बस जाकर सो जा, सुबह बात होगी। वो मुंह फैलाकर किचन को देखती रह गई। जाते जाते बोली, बस थोड़ी सी खाई थी कच्ची आमी। ललित ने सर झटककर, मगर हल्की सी मुस्कुराहट उसके होठों पर आ गई थी। वह तूफान थी जो सोए गौरी देवी के किसी कंट्रोल में नहीं आती थी। दरवाजे से जाते कदमों की चाप के साथ वह किचन में अकेला रह गया था। दूसरी तरफ कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। संध्या दबे कदमों से अंदर दाखिल हुई। कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी। खिड़की के पास बेड पर भूरी किताबों में खोई हुई थी। एक मोटी सी किताब उसके हाथ में खुली हुई थी। आंखें पूरी तरह उसमें गुम था। उसे आसपास का पता ही नहीं था। धीरे से दरवाज़ा बंद किया, जैसे चोरी चुपके लौटी हो। उसके चेहरे पर घबराहट साफ थी। एक नज़र आईने में अपने बिखरे बालों पर डालते फिर जल्दी से बेड के किनारे जा बैठी। भूरी सुना, उसने धीरे से कहा। आवाज़ में बेचैनी थी। भूरी ने अपना सर नहीं उठाया, पन्ना पलटा जैसे कुछ सुना ही ना हो। संध्या ने एक पल इंतजार किया, फिर थोड़ा आगे झुककर बोली, भूरी बहुत बड़ा बवाल हो गया है। अभी कोई जवाब नहीं आया, बस किताबों के पन्ने की सरसराहट उसे सुनाई दे रही थी। चादर के किनारे पर हाथ रखे बोली, मैं कह रही हूँ भूरी, अभी तुम्हारे नैनी किचन में आ गए थे। उन्होंने मुझे कच्ची आमी खाते पकड़ लिया। भूरी ने फिर भी नजरें न उठाई, सिर्फ हल्की सी हूँ की आवाज़ निकाली। वह किताबें पढ़ने में काफ़ी बिजी थी। ये लापरवाही संध्या के दिमाग पर चढ़कर उसने झटके से उसकी किताब छीन ली। मेरी बात सुनोगी? तुम्हें पता भी है मैं कितनी बड़ी मुसीबत में आ गई हूँ और तुम्हें किताब की फिक्र हो रही है। भूरी ने झुझलाकर ऊपर देखा, माथे पर बल डाले। ये तुम्हारा रोज का ड्रामा है संध्या, हर हफ्ते यही होता रहता है। कभी कच्ची आमी खाती हो तो कभी खट्टी चीज़ें खाती हो, जिसके लिए तुम्हें सख्त मना किया गया, समझाया गया ये हरकतें मत किया करो। नैनी की नज़र हम पर रहती है। हाँ तो अब मैं क्या करूँ? वह भोली शक्ल बनाकर बोली कि वो बोल रहे थे कि अब मम्मी को बताऊंगा। तुम जानती हो ना मम्मी ने पिछली बार क्या हंगामा किया था, सारा घर सर पर उठा लिया था। और अब अगर दोबारा पता चल गया तो मेरी खैर नहीं। और तुम्हारे नैनी वो मुझसे अलग से बदला लेंगे इस बात का। भूरी ने किताबें वापस लेने की कोशिश की, मगर संध्या ने पीछे कर ली। तुम्हें किताब की फिक्र है, मेरी नहीं। यहाँ मेरी घबराहट से जान निकल रही है और तुम अपनी कहानियों की किताबों में बिजी हो। तुम्हें पता है नैनी वैसे भी ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डांट कर छोड़ देंगे, मगर तुम्हें सुकून कहाँ मिलता है जब तक तुम हर चीज़ छुपा कर ना कर लो। और तुम्हें चोरी करने में मज़ा आने लगा है। वह उसकी बातों पर चिढ़ी थी। बस खाने का दिल था, और तुम्हें क्या पता कच्ची आमी कितने नुकसान करते हैं। और तुम्हें तो ये सब परहेज बताया गया है। तुम्हें पता है मुझसे छोटी हो, तुम्हारे पीरियड्स आने शुरू हो गए हैं, तुम्हारे ब्रेस्ट का साइज भी बढ़ चुका है। भूरी ने हाथ उठाकर रोका। बस करो डॉक्टर साहब, नैनी ने भी यही लेक्चर दिया था। तुम दोनों भाई बहन एक जैसा लेक्चर दे रहे हो। अब संध्या ने सर झुका लिया। हाँ, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी और कहा वह सीधा अब मम्मी से शिकायत करेंगे। भूरी ने हल्की सी सांस ली। अच्छा अब रो मत। मैं रो नहीं रही, मगर आवाज़ कांप गई थी। आंखों के किनारे भीग चुके थे। भूरी नरम पड़ गई थी। किताब साइड में रख चुकी थी और धीरे से बोली, तुम्हें डर लग रहा है ना? हाँ बहुत। उसने हाँ में सिर हिलाया। वह जब गुस्से में देखते हैं ना तो ऐसा लगता है ज़मीन खिसक जाएगी। भूरी हंसी। तो कच्ची आमी अब खाना छोड़ दो, सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। संध्या ने रोनी सी शक्ल बना ली। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अगर ना हंसूँ तो तुम रोने लग जाओगी। हम दोनों में से एक को तो हौसला रखना पड़ेगा ना। अच्छा ना, अब कोई प्लान बनाओ, मम्मी से बचना है। भूरी ने आंखें छोटी करके देखा। तुम ये सब खाना छोड़ दो, यही प्लान है। बस करो भूरी। वह उसके कंधे पर सर रखकर बोली, अगर मम्मी ने डांटा तो मैं तुम्हें भी घसीट लूँगी और कहूँगी कि तुम भी कच्ची आमी खाती रहती हो और मुझे लाकर देती हो। नैनी दोनों को ही घर से निकाल देंगे।
तो चलो साथ निकल जाते हैं। भूरी ने ठहाका लगाया, पागल हो तुम। हाँ, थोड़ी सी। संध्या मुस्कुराकर बोली, और थोड़ी सी भूखी भी। फिर खट्टी आमी खाने की सोची, बस एक टुकड़ा। वह जल्दी मुंह बनाकर बोली। संध्या ने ताना देकर बोली, अच्छा ठीक है। वह हंसी, लेकिन तुम देखना, कल सब ठीक हो जाएगा। नैनी तुम्हारा दुश्मन नहीं। भूरी ने सर हिलाया, मगर वह दिल में जानती थी ये रात अभी ख़त्म नहीं हुई थी और संध्या जैसे लोग डांट से बदलने वाले नहीं थे, बस मुस्कुराहट से संभल जाते हैं। पूरी रात उन दोनों की काफ़ी सुकून में बीती थी। दोनों ने अपने अपने पापा को खोने के बाद वो पूरी तरह ललित पर डिपेंड करती थीं। वह घर का इकलौता चिराग था और वही मालिक भी था। यही वजह थी कि उसकी नाराज़गी, उसकी डांट, उसका खुश होना उन दोनों के लिए बहुत अहमियत रखती थी। संध्या की शादी बचपन में ही उसके पिता ने ललित से कर दी थी। संध्या और ललित के पिता आपस में दोस्त थे और उन्होंने अपनी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल दी थी। संध्या के पिता ने गांव का सब कुछ बेचकर ललित के साथ यहीं शहर में रहा करते थे। कुछ दिन पहले एक बिजनेस मीटिंग के लिए जाते हुए उन दोनों का प्लेन क्रैश हो गया था। वे दोनों मौके पर ही दम तोड़ गए थे। उसके बाद से ये लोग बिल्कुल अकेले रह गए थे। ललित ने अपनी पढ़ाई पूरी कर सारा काम संभाल लिया था। संध्या के पिता का और ललित के पिता का सारा कारोबार अब ललित के सर पर अकेले था, जिसकी वजह से ललित हमेशा बिजी रहा करता था। लेकिन वह घर पर भी सबका ध्यान करता था, खास तौर से संध्या का बहुत ध्यान रखा करता था, क्योंकि मरने से एक महीने पहले एक बिजनेस मीटिंग के बाद संध्या के पिता ने ललित को बुलाकर अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए कहा था। संध्या का हाथ ललित के हाथ में दे दिया था। अब संध्या का फ्यूचर तुम हो ललित। ललित भी भावुक हुआ था। उसे नहीं पता था ये अंकल की उसकी आखिरी मुलाकात है और ललित के पिता भी यही चाहते थे। इसी चाहत में वह संध्या को बहुत चाहने लगा था। अब वह संध्या पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था। सुबह का वक्त था। खिड़की से आती हुई सूरज की हल्की रोशनी डाइनिंग टेबल पर बिखर रहे थे। रसोई से हल्की सी चाय की खुशबू आ रही थी, मगर हवाओं में एक अजीब सा बोझ था। संध्या और भूरी दोनों कॉलेज के यूनिफॉर्म में चुपचाप बैठी हुई थी। अपने प्लेटों में ब्रेड रखा हुआ था और उसका निवाला छोटे छोटे बाइट से पूरी कर रही थी, जैसे उसका खाने का मन ना हो। आज इस तरह से माहौल था जैसे पूरे कमरे में अगर सुई भी गिरती तो सुनाई देती। इतने में दरवाजे के पास हल्की सी आहट हुई। ललित अंदर दाखिल हुआ। सफ़ेद शर्ट, गहरे रंग के पैंट, हाथ में फाइल, चेहरे पर सुकून मगर आंखों में वही गुस्सा। उसे देखते ही दोनों लड़कियां जल्दी खड़ी हो गई थी। संध्या ने जल्दी से झुककर उसका पैर छुआ और भूरी ने उसे नमस्ते किया था। अच्छा चलो ठीक है, बैठ जाओ, हाथ के हल्के इशारों से बोला और अपनी अपनी कुर्सी संभाल कर बैठ गए। दाईं तरफ भूरी और संध्या अपनी बातों में बिजी थी। टेबल पर दोनों माया देवी और गौरी देवी मौजूद थी। कुछ पल तक सिर्फ चाय के चम्मचों की आवाज़ आती रही। फिर माया देवी ने चुप्पी तोड़ी थी। माया देवी की शब्दों में हल्की सी शिकायत थी। रात को तुम्हारा इंतजार करते करते नींद आ गई। खाना भी ठंडा हो गया था। कमरे में भी गई थी, देखा तुम आए ही नहीं थे। तुम्हें जरा एहसास नहीं था अपनी माँ का। ललित ने अपनी माँ का पैर छूते हुए उनको गले से लगा लिया और बोला, मम्मी मैं बिजी हो गया था, रात काफ़ी लेट आया और काफ़ी लेट हो गया था। माया देवी के चेहरे पर फिक्र की लकीरें उभरी थी। तुम भी अपनी सेहत का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते बेटा। हाँ रखता हूँ, वह धीरे से मुस्कुराया। फिर नजरें दाईं तरफ मोड़ ली। संध्या झुकी हुई बैठी हुई थी, जैसे वह अपने प्लेटों में कुछ ढूंढ रही हो। ललित के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी थी। वैसे कल रात एक और चोरी पकड़ी गई थी। संध्या ने जल्दी नजरें उठाकर इशारे से मना किया। आंखों से साफ विनती झलक रही थी। नैनी अब नहीं, प्लीज़ नहीं। ललित ने जैसे जानबूझकर उसे नज़रअंदाज किया। आंटी जी, अपनी राजकुमारी पर जरा सा ध्यान दो। वह अब गौरी देवी को चौंका गया था। वह अपने दामाद जैसे बेटे को देखकर बोली, क्या हुआ बेटा? आंटी ये क्या करती रहती है, पूछिए संध्या से। रात के 2 बजे रसोई में कच्ची आमी खाती पकड़ी गई है। इन्हीं सब खट्टी चीज़ों से पिछली बार संध्या की हालत कितनी ख़राब हुई थी। उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ा था। डॉक्टर ने खट्टी चीज़ों से कितनी दूर रहने के लिए कहा था। इसे समझ कब आएगी? वह नैनी था, वह कहाँ इस बात को छुपाता। उसकी सेहत को उसकी सबसे ज़्यादा फिक्र थी। भूरी ने चुपचाप पानी का गिलास उठा लिया, जैसे उसे उस सब से कोई लेना देना नहीं। संध्या का रंग उड़ गया था। नैनी मैं तो बस, वह हिचकी लेकर बोली। बस क्या? गौरी देवी ने तेज शब्दों में कहा। बस थोड़ी सी मूड फ्रेश करने के लिए खाई थी। हर बार यही बहाना बनाती हो। मैंने कितनी बार कहा है कि ऐसी चीज़ें मत खाया करो जो तुम्हें नुकसान देती है। मम्मी वो मेरा मन बहुत ख़राब हो रहा था, इसलिए खा लिया था, संध्या ने नरमी से कहा। मगर गौरी देवी की आवाज़ तेज हो गई थी। मन खराब हो रहा था
तो क्या जहर खा लोगी? पिछली बार मैं ही भागता फिरा था डॉक्टरों के पीछे और तुम्हें एहसास तक नहीं हुआ और मैं कितना परेशान हो गई थी। तुम इस बात को समझती क्यों नहीं हो? ललित हल्की सी मुस्कुराहट छुपाते हुए बोला, आंटी जी, आप थोड़ी इस पर सख्ती किया करो। अब गौरी आग बबूला हुई थी। वह गौरी की इकलौती लड़की थी। इस तरह वह अपनी सेहत को लेकर लापरवाह थी। अब वह संध्या पर गुस्सा हुई थी। ललित ने कहा, इस पर कड़ी निगरानी रखने की ज़रूरत है, वरना ये नहीं सुधरने वाली। संध्या तड़प कर बोली, नैनी आपको शिकायत करनी थी ना, तो सुबह ही सुबह क्यों किया? ललित ने आंखें उठाकर देखा, हाँ, क्योंकि तुमने वादा किया था ना कि दोबारा नहीं खाऊंगी। अब भुगतो सजा। तो आपने भी वादा किया था कि मेरे राज नहीं बताओगे। ये शब्द सुनते ही माया देवी ने चौंक कर गौरी देवी को देखा। भूरी ने मुंह छुपाने के लिए तेजी से चाय का घूंट लिया था। गौरी देवी ने गुस्से में बोला, कॉलेज से आते ही मेरे कमरे में आना, तुमसे बात करनी है। मम्मी प्लीज़, मैं सच में दोबारा नहीं खाऊंगी। संध्या ने शरारत से भूरी को देखा, तुम कुछ कहो ना, तुम्हें तो सब पता है ना। भूरी ने जल्दी नजरें चुराई, मैं तो नींद में थी, कुछ नहीं देखा। माया देवी हंस पड़ी, ये लड़की तो बाज नहीं आएंगी। गौरी देवी गुस्से से बोली, समधन जी, ललित बिल्कुल ठीक बोल रहा है। कितनी परेशानी हुई थी उसे उस बार। मैं खुद किचन की चाबी अपने पास रखूंगी, तब तो भूखी मर जाऊंगी। संध्या धीरे से बोली, तुम लोगों ने ऐसा काम किया है कि मरना ही अच्छा होगा। ललित ने गुस्से से जवाब दिया, मगर होठों के किनारे फिर भी मुस्कुरा उठे थे। भूरी धीरे से बोली, आंटी जी, अब बस हो गया, अब तो मान भी जाओ, वह नहीं खाएगी। गौरी देवी ने सर हिलाया, रूटीन नहीं ड्रामा। संध्या ने गुस्से से निवाला तोड़कर, ड्रामा नहीं प्यार है। ललित ने एक नज़र उसे देखा, फिर फाइल बंद करके उठकर खड़ा हुआ। अगली बार अगर किचन में देखा तो बस तुम्हारी कच्ची आमी खाना हमेशा के लिए बंद करवा दूंगा। पीछे माया देवी की हंसी, गौरी देवी का गुस्सा और संध्या की बड़बड़ाहट बाकी रह गई थी। ये नैनी भी ना, खुद तो चाय में 3-3 चम्मच चीनी डालते हैं और मुझे कच्ची आमी खाने नहीं देते। आए बड़े। कुछ घंटे के बाद कॉलेज का दोपहर टाइम था। धूप सर के ऊपर चमक रहा था, मगर हल्की हवा से पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे। ग्राउंड में चारों तरफ लड़कियों के ठहाके गूंज रहे थे। कोई दुपट्टा ठीक कर रहा था तो कोई मोबाइल में बिजी था, कोई फोटो खींचने में बिजी था। दोस्तों के साथ सब बैठकर गप्पे सप्पे कर रहे थे। एक कोने में बेंच के पास संध्या और भूरी बैठी थी। सामने उनके 2 प्लेट आलू चाट रखी हुई थी, उसमें से भाप उठ रही थी। खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। संध्या ने एक निवाला उठाया और खाने लगी। जल्दी ही मुंह बना लिया, आखिर तुम्हारे भाई को समस्या क्या है? आखिर उसने मुंह टेढ़ा मेढ़ा करते हुए कहा, हर वक्त मेरे पीछे लगे रहते हैं। कभी कहते हैं संध्या ये मत खाओ, वो मत करो, ये मत करो। अब बताओ, मैं इंसान हूँ या रोबोट जिसे वह रिमोट से चलाना चाहते हो? भूरी ने चम्मच रख दिया, सुकून की शब्दों में बोली, शायद तुम्हें खुद एहसास नहीं, लेकिन वे तुम्हारी फिक्र करते हैं। तुम्हारी जैसी जिद्दी लड़की पर थोड़ी सख्ती जरूरी है। संध्या ने नाक चढ़ाई, मेरी फिक्र? ये मेरी फिक्र या कैद? तुम्हें पता है आज घर जाएंगे तो मम्मी दरवाजे पर डंडा लिए खड़ी होगी और ये सब तुम्हारे नैनी की मेहरबानी होगी। वे हर बात माँ के पास पहुँचा देते हैं, सिवाय मेरे दिल की आवाज़ सुनने के बजाय। लगता है वह कोई जासूस हो। भूरी ने बड़ी गंभीरता से कहा, तो फिर तुम्हें अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए। जब तुम्हारी तबीयत इतनी खराब रहती है तब उसके बाद भी यही हरकतें करती फिरती हो। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। चुप रहो नैनी की चमची, हर बात में उसकी साइड लेती फिरती हो। भूरी ने गहरी सांस ली, गंभीरता भरे शब्दों में बोली, मैं तो सिर्फ सच्चाई का साथ दे रही हूँ और सच ये है कि तुम बहुत मनमौजी लड़की हो। इतनी बड़ी हो गई हो लेकिन अकल अभी भी घुटनों में है। संध्या ने गुस्से भरे शब्दों में ठहाका लगाया, अच्छा तो अब तुम्हें मेरी उम्र और अकल का एक्सपीरियंस भी हो गया है? हाँ, क्योंकि मैं तुमसे 2 साल बड़ी हूँ। माना कि तुम्हें पीरियड्स पहले आ गए हैं, वह भी तुम्हारी हरकतों की वजह से। तुम मुझसे पूरी जवान दिखती हो। भूरी हंसते हुए बोली, वैसे भी तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम बड़ी हो गई हो और तुम पर तो जैसे कोई बात असर नहीं करती। संध्या ने उस पर एक थपकी लगाई, बस अब अपने अपने लेक्चर बंद करो। भूरी, सब अपने अपने लेक्चर देते हो लेकिन मेरे दिल का हाल कोई नहीं देखता। मैं क्या चाहती हूँ? सबसे बेदर्द तो वह आदमी है जो मुझे समझता ही नहीं। मेरा पति कम मेरा बाप ज़्यादा लगता है। भूरी ने अपनी हंसी दबाई थी, तुम्हारे जैसे लोगों से बात करना अपना सिर खपाने के बराबर है। तुम्हें सिर्फ अपनी बात मनवाने आती है। तुमने ये चार्ट अभी तक ख़त्म नहीं किया ना? एक बात और, भूरी ने गुस्से से कहा, आज तुमने टेस्ट खराब किया है, मैंने देखा था, तुम पेपर में चीटिंग कर रही थी। अब बताऊंगी नैनी को तुम्हारे कारनामे। अब संध्या की आंखें फैल गई थी। भूरी, तुम बहुत बुरी लड़की हो। वैसे ही मैं मर रही हूँ
परेशान होकर पेपर में चीटिंग कर रही थी। अब बताओ, जब नैनी से तुम सिग्नेचर लेने जाओगी तो क्या जवाब दोगी? और ऊपर से मुझे ही धमकियां दे रही हो। अपने दिमाग को कंट्रोल करो, सीधी चलो। वह भी गुस्से से बोली। सीधी मैं हूँ, बस दुनिया ही टेढ़ी है। और रूठे हुए शब्दों में बोली, हाँ बिल्कुल, दुनिया ही गलत है। भूरी ने हंसकर जवाब दिया। संध्या सर झुकाकर धीरे से बोली, पता नहीं क्यों मेरे पापा ने जाते जाते मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। मुझे ऐसे आदमी को सौंप गए जो मेरे दिल का हाल नहीं जानता। भूरी के चेहरे पर नरमी आ गई। हाँ पता है, लेकिन तुम हर बात में उनकी वसीयत को इल्ज़ाम क्यों देती हो? क्योंकि वह तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए और उस बेदर्द इंसान को मेरा पति बनाकर उसे मेरे सर पर खड़ा कर गए। अब मेरा हर काम उनके सिग्नेचर के बिना नहीं होता। वह धीरे से बोली, पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। भूरी चुप रही। उसके हाथ से चाट का प्लेट नीचे गिर गया। संध्या की आवाज़ में भारीपन उतर आया था। कुछ पल के बाद भूरी नरमी से बोली, तुम्हें शायद अभी सब कुछ बोझ लग रहा होगा, मगर वक्त के साथ साथ समझ आ जाएगा कि वे तुम्हारे लिए ढाल बनकर खड़े हैं। नैनी की सख्ती, मम्मी की डांट, ये सब मोहब्बत के दूसरे नाम होते हैं। संध्या आंखों में नमी छुपाते हुए बोली, मोहब्बत या कैद खाना? कैद नहीं, ये सब एक चाहत है। फ़र्क समझो बेवकूफ़ लड़की। वह कुछ देर चुप रही, फिर संध्या ने अचानक मुंह बनाया। अब बस भी कर दो, ये लेक्चर ख़त्म कर दो। पूरी हंसते हुए बोली, हाँ मगर दोबारा कच्ची आमी खाने की भूल की तो मैं भूल जाऊंगी और दोबारा तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। अगली बार क्लास के बच्चों के बीच तुम्हारा नाम लूंगी। संध्या ने ठहाका लगाया। तुम तो दुश्मन निकली और तुम एक मुसीबत से कम नहीं। भूरी भी बोली। दोनों की हंसी गूंजी, जैसे पल भर के लिए सारा बोझ हल्का हो गया हो। कॉलेज के ग्राउंड में हंसी की एक लहर दौड़ गई थी। चटाकेदार चाट, थोड़ी नाराजगी और बहुत सारी दोस्ती के साथ कमरे में शाम की मध्यम रोशनी फैली हुई थी। सूरज की किरणें खिड़की के जालीदार पर्दों से छनकर अंदर आ रही थी। हवा में हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। शायद भूरी के परफ्यूम की वजह से थी, जो आईने के सामने खड़ी अपने बालों में कंघी कर रही थी। दूसरी तरफ संध्या बिस्तर पर औंधे मुंह लेटी रोमांटिक नॉवल पढ़ रही थी और आहें भर रही थी। इस लड़की की कितनी अच्छी किस्मत है। इसका प्रेमी इसे कितना चाहता है। एक मेरा वाला मुझे देखता ही नहीं। तो मुझे पीरियड्स भी आते 3 साल हो चुके हैं, लेकिन मजाल है कभी उस बंदे ने मेरा प्यार से हाथ पकड़ा हो और मुझे सहलाया हो। उसके चक्कर में मैंने कच्ची आमी खाई और पीरियड्स मेरे आ गए, लेकिन उस बंदे ने मुझे कभी प्यार भरी नज़रों से नहीं देखा। डांटने से उसे फुर्सत ही कहाँ। अस्पताल में भी मैंने कई बार उसे अपने पास करने की कोशिश की, लेकिन वह तो मुझे बच्ची समझता है। कई बार उसे मैंने अपने जिस्म के उभार दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसे तो मुझे डांटने से ही फुर्सत नहीं। वह ललित के और अपने बारे में सोचती नोवेल पढ़ने में बिजी थी। चेहरे पर बड़ा सुकून था। दुनिया के सारे झगड़ों से आज़ाद। अचानक दरवाज़ा जोर से खुला। एक भारी सा साया अंदर दाखिल हुआ। गौरी देवी की आंखों में गुस्से की लपक और चेहरे पर वही गुस्सा जो किसी तूफान से आने के पहले का पता देती है। वह सीधी कदमों के साथ आगे बढ़ी तो संध्या ने चौंक कर जल्दी अपना नॉवल बंद किया, सीधी होकर बैठ गई। चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी और घबराहट थी। 5 बज रहे हैं संध्या, तुम्हें होश भी है? कुछ ही देर के बाद तुम्हें ट्यूशन भी जाना है और तुम यहाँ नॉवल पढ़ने में मगन हो रही हो, जैसे कोई बड़ी महान हस्ती की किताबें पढ़ रही हो। भूरी ने अपना बाल आईने में बनाते हुए गौरी आंटी की तरफ देखा, मगर जल्दी होठों पर हंसी दबाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। संध्या ने हल्की सी नाक भौं चढ़ाते हुए किताबें एक तरफ रखती बेदली से बोली, मम्मी मैं थोड़ी देर में चली जाऊंगी, पहले ज़रा दिल को तैयार कर लूँ। रोज़ रोज़ ट्यूशन भी तो कोई आसान काम नहीं होता। गौरी देवी ने अपना हाथ उसके कमर पर रखा। अपने दिल को तैयार करो, तुम्हें क्लास लेने जाना है, ना किसी युद्ध में जाना है। तुम ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हें किसी युद्ध में जाना है। कल भी ललित तुम्हारे बारे में कह रहा था कि तुम लेट पहुंची हो, उसे तुम्हारा इंतज़ार करने में देर हो जाती है। एक तो वह बेचारा तुम्हें मुफ्त में ट्यूशन देता है, ऊपर से तुम्हें शर्म भी नहीं आती। संध्या ने मुंह बनाकर अपनी थोड़ी के नीचे हाथ रखा। तो फिर उनसे कह देना हमें ना पढ़ाया करें, मैं खुद पढ़ लूँगी। वैसे भी कोई नालायक नहीं हूँ। भूरी, जो अब तक हंसी रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी, हल्की सी हंस पड़ी। गौरी देवी ने उसके तरफ घूरा। भूरी तुम मत हंसो, तुम्हारी दोस्त दिन ब दिन जुबान चलाती जा रही है और तुम उसको शह देती हो। संध्या ने जल्दी सर उठाया। मम्मी आप हमेशा मुझे ही क्यों डांटती रहती हो? हर बात में ललित का नाम आता है। वह कोई आसमान से उतरे हुए भगवान तो नहीं। गौरी एक पल को रुकी, फिर तेजी से उसके पास आकर बाजू पर एक हल्का सा थप्पड़ जड़ दिया।
ये तुम्हारी नैनी की ही मेहरबानी है कि तुम कुछ बन पा रही हो, वरना तुम्हें तो सिर्फ खेल कूद, फालतू किताबें और कच्ची आमी खाने से फुर्सत नहीं मिलती। मम्मी वह चिल्लाई। बाजू सहलाते हुए बोली, क्या हो गया आपको? हर बार बस मुझे ही डांट कर तुम्हें सुकून मिलता है। भूरी ने फिर से अपनी हंसी रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए मुंह मोड़ लिया। गौरी देवी की आंखों में बस गुस्सा और थकन दोनों झलकने लगे थे। तुम्हें शर्म नहीं आती? संध्या, उम्र देखो अपनी। तुम्हारे अंदर तो अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई मुझसे पूछेगा गौरी देवी की बेटी क्या करती है, तो मैं क्या कहूँगी? ये सब फालतू किताबें पढ़ती हो, कच्ची आमी खाती फिरती हो और ऐसे उठपटांग काम करती फिरती हो। संध्या ने अपने होंठ बीचे नज़र झुका लिया। मम्मी, मैं अब से वक्त पर जाऊंगी। गौरी देवी ने एक लंबी सांस ली, फिर चेहरा नरम किया। बस यही सुनना चाहती थी। अब उठो, जाकर बैग तैयार करो और सुनो। वह उंगली उठाकर बोली, अगर तुम फिर से इस तरह की फालतू चीज़ें खाओगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह उसे समझाकर चली गई थी। भूरी हंसते हुए बीच में बोली, आंटी जी, अब तो इसे खट्टी चीज़ें देखकर छुप जाती है। गौरी देवी ने घूर कर कहा, तुम दोनों दोस्तों का दिमाग खराब है। एक तो खट्टी चीज़ों की आशिक है, दूसरी हंसी की। वह बाहर निकल गई। गौरी देवी के कमरे से जाते ही उन दोनों का ठहाका गूंजा था। संध्या ने भूरी को तकिया दे मारा था। तेरे हंसने की वजह से माँ ने ज़्यादा डांटा है। भूरी हंसते हुए बोली, आंटी जी ठीक ही कहती है। तुम्हें कच्ची आमी और इन सब फालतू किताबों के अलावा कुछ नहीं सूझता। हाँ, तुम्हें आईने के सिवा कुछ नहीं दिखता। वह मुंह फैलाकर बोली। फिर दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर हंस पड़ी थी। कमरे में शाम की हवा ने उनकी हंसी को और नरम कर दिया, ऐसे जैसे मामूली झगड़े के बाद भी उन दोनों में प्यार मोहब्बत टूटकर भरा हुआ था। कुछ देर के बाद स्टडी रूम में हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। दीवार के पास रखी मेज पर एक स्टडी लैंप जल रहा था, जिसकी फैली रोशनी में ललित अपने लैपटॉप पर नज़रें जमाए बैठा था। कमरे में चुप्पी थी, सिर्फ कीबोर्ड की हल्की टिक टिक आवाज़ सुनाई दे रही थी। दरवाजे पर धीरे से किसी की आने की आहट हुई। उसने बिना सर उठाए बोला, आ जाओ। दरवाज़ा खुला। हर भूरी के साथ संध्या भी अंदर दाखिल हुई। दोनों के हाथों में किताबें और कापियाँ थी, जैसे किसी अदालत के कमरे में रखे गए हो। वे दोनों धीरे से कुर्सी पर उसके सामने बैठ गए। ललित ने एक नज़र घड़ी पर डाली, फिर लैपटॉप बंद करके बोला, आज जो टेस्ट तुम लोगों का कॉलेज में हुआ था वह निकालो। जल्दी से साइन करवाओ और फिर कल के टेस्ट की तैयारी शुरू करो। मुझे जल्दी निकलना है। जल्दी हाथ चलाओ, वक्त बहुत कम है। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा, जैसे किसी खुफिया राज में उलझी हुई हों। भूरी ने हिचकिचाते हुए किताब खोली, फिर घबराहट में बोली, नैनी, संध्या को आपसे कुछ कहना है। संध्या ने चौंक कर उसे घूरा, फिर अपने होंठ गुस्से में दबाते हुए बोली, भूरी चुप करो, कुछ नहीं कहना मुझे। ललित ने लैपटॉप के किनारे से नज़र उठाकर दोनों को देखा और अपने भौं को उचकाया। हाँ, क्या चल रहा है तुम दोनों के दिमाग में? उसने गुस्से से भरे शब्दों में पूछा। बोलना पसंद करोगी या मैं खुद अंदाज़ा लगाऊं? संध्या ने हल्की सी सांस ली, नज़र झुकाते हुए बोली, कुछ नहीं चल रहा। हर वक्त आप शक करते रहते हो। नैनी हल्का सा गुस्से से मुस्कुराया था। उसी मुस्कुराहट ने संध्या की जान ले ली थी, लेकिन संध्या को कभी उस नज़र से देखता ही नहीं था। कुछ नहीं चल रहा? अच्छा, तो फिर एक सेकंड, तुमने अभी तक मुझे अपनी कॉपी नहीं दिखाई। वह कुर्सी के साथ सीधा होकर बैठ गया। गंभीर शब्दों में बोला था, जब तुम्हारा टेस्ट अच्छा होता है तुम बड़े गर्व से कॉपी मेरे सामने रख देती हो, लेकिन आज तुम चुपचाप हो। इसका मतलब साफ है, टेस्ट खराब गया है तुम्हारा। संध्या का दिल जैसे धक से रह गया था। वह धीरे से सर झुकाकर हल्का सा बोली। ललित की आंखों में गुस्सा मायूसी एक साथ उभर आया। यही समस्या है तुम्हारी। वह कुर्सी से उठकर उनके पास आया। तुम पढ़ाई को खेल समझती हो। मैं तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ाता कि तुम मेरा वक्त खराब करो, ये मेरा नाम डुबाओ। तुम्हें एहसास है मैं कितना बिजी रहता हूँ, फिर भी वक्त निकालता हूँ कि तुम कुछ अच्छा बन जाओ। भूरी ने धीरे से बोलने की कोशिश की, ललित भाई, कल रात ठीक से पढ़ नहीं सकी थी, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा। वह गुस्से में बोला, मैं संध्या से बात कर रहा हूँ। फिर संध्या की तरफ झुककर बोला, अगर तुम्हें पढ़ने का शौक़ नहीं तो सीधा कह दो, लेकिन फिर कल मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया या तुम्हारे मम्मी के सामने बात करूं। संध्या धीरे से बोली, सॉरी नैनी, कोशिश करूंगी। ललित का शब्द बहुत गुस्से में हो गया था। कोशिश से कुछ नहीं होता, नतीजा दिखाओ। लड़कियां अगर इसी तरह लापरवाही करती रही तो कल को किसी काम की नहीं रह पाएंगी। ज्ञान हमेशा इज्जत देता है और जो उसे ख़राब कर देते हैं बाद में उसकी ज़ुबान पर सिर्फ पछतावा रह जाता है। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे पापा तुम्हें कहाँ देखना चाहते थे? संध्या ने आंसू पीते हुए सर हिलाया। पता है, फिर साबित करो ना।
ललित ने मेज पर पड़ी हुई किताब की तरफ इशारा किया। अगर कल का टेस्ट तुम्हारा अच्छा नहीं गया ना तो मैं सच में तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। भूरी ने घबराकर संध्या की तरफ देखा। नैनी, वो बोली, ऐसा नहीं है। क्या संध्या प्रेग्नेंट है? और संध्या के पेट में किसका बच्चा पल रहा है? और उनकी प्रेम कहानी कहाँ तक पहुँचती है? इस कहानी का दूसरा भाग देखें, बहुत दिलचस्प रहने वाला है। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।